महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की सहायता से मानव इतिहास को समझाने का प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स इतिहास का एक साइंटिफिक एनालिसिस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और उनका ये मानना है कि मानव इतिहास का यदि हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा है, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरदो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इनकी ये वाक्य इनकी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी है और वो दास कैपिटल में भी है और ये कहते हैं कि मानव इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि मूल रूप से आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समाज दो प्रमुख वर्गों में बटा हुआ है। दासत्व युग में हमें दो वर्ग दिखाई देते हैं, दास और स्वामी। सामंत युग में सामंत और अर्धदास। और आधुनिक औद्योगिक समाजों में भी पूंजीपति और श्रमिक वर्ग हमें दिखाई देते हैं। इन दो प्रमुख वर्गों की सर्व प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनमें एक के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं और दूसरे के हाथ में केवल अपना श्रम होता है और जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं वह श्रमिक वर्ग का अपने पूंजी के माध्यम से शोषण करता है। और ये जब वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, चाहे किसी भी युग में रहा हो, दासत्व में, सामंत में, पूंजीपति में, तो श्रमिक को ये मालूम है जिन भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है उसमें उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन श्रमिक को इन रिटर्न वो प्राप्त नहीं होता जितना लाभ एक पूंजीपति को उस उत्पादन के द्वारा होता है। ऐसे में धीरे धीरे श्रमिक जो है उनमें असंतोष बढ़ने लगता है और इस असंतोष के कारण उनमें वर्ग संघर्ष भी हमें दिखाई देने लगता है। तो मार्क्स के पूर्व के अनेक इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का और पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों का ने वर्ग के आर्थिक गठन का अपने अपने वैचारिक स्तर पर वर्णन किया है। और मार्क्स ने उन अर्थशास्त्रियों से अपने विचारों को एक भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है और नवीनता का जिसमें उन्होंने अपने विचारों की नवीनता का समावेश भी किया है। उन्होंने तीन बातें मूल रूप से अपने इस वर्ग संघर्ष में हमें दिखाने का प्रयास किया है और वो बातें क्या हैं कि वह बातें ये हैं, पहला, विभिन्न वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ग संघर्ष में आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व दिखाई देता है। अधिनायक तत्व की अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन द्वारा वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंजल्स ने लिखा है, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अधिकृत का स्वामी तथा उसमें कार्य करने वाले कारीगर अर्थात शोषक और शोषित सदा एक दूसरे के विरोधी होकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहे हैं। इसी संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो समग्र समाज की क्रांतिकारी पुनः निर्माण में या संघर्षरत वर्ग की आम बर्बादी में होता है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों बार बार यही कहते हैं कि यदि हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री में हमें केवल क्लास स्ट्रगल दिखाई देता है और ये स्ट्रगल कब उत्पन्न होता है? प्रारंभिक अवस्था के अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे जैसे श्रमिक ये अनुभव करने लगता है कि उसको उसके उत्पादन का वह दर नहीं मिल रहा है तो श्रमिक धीरे धीरे एकत्रित होता है और एकजुट होकर फिर वह संघर्ष करना प्रारंभ करता है और इसी संघर्ष का परिणाम यह होता है कि यह संघर्ष वर्ग संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है और इस परिवर्तन के कारण वाद, प्रतिवाद और संवाद, यहाँ पे जो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स कहते हैं, तो वही डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म हमें वर्ग संघर्ष में दिखाई देता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी में जब संघर्ष होता है तो वाद और प्रतिवाद क्या है? वाद और प्रतिवाद यहाँ पर दासत्व युग के अंदर दास और दास स्वामी हैं। इनमें जब संघर्ष होता है तो संवाद के रूप में हमें सामंत युग दिखाई देता है, सामंतवादी समाज दिखाई देता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर ये वाद, प्रतिवाद, संवाद के रूप में समाज एक चरण से दूसरे चरण, दूसरे से तीसरे चरण के अंदर जाता है। और कार्ल मार्क्स कल्पना भी करते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब
मज़दूरों के पास में उत्पादन के साधन होंगे, अधिनायक तत्व जो होगा मज़दूरों के पास में होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मार्क्स ने अपनी इस पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कहा, जो मैंने आपको बताया, हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इस संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, यानी आमूलचूल परिवर्तन आता है। और यह आमूलचूल परिवर्तन किस प्रकार से आता है कि पूंजीपति कुछ अपने हितों को त्यागते हैं और कुछ श्रमिक वर्ग जो है अपने हितों को त्यागते हैं, तो एक नए समाज की कल्पना की जा सकती है। या फिर पूरे का पूरे समाज का विनाश होकर एक नए समाज का निर्माण होता है। इन्होंने कहा ये नया समाज जो है ना, इसका निर्माण हमें, इस नए समाज का जो निर्माण है वह हमें एक दूसरे चरण में ले जाता है। तो इन्होंने कहा समाज में जो परिवर्तन होता है वह इस वर्ग संघर्ष के कारण ही होता है। आधुनिक पूंजीवादी समाज के अवशेषों को से अंकुरित हुआ है वह भी वर्ग संघर्ष से मुक्त नहीं है। इन्होंने कहा जो अब आज के समय जिस समाज में आप और हम रह रहे हैं वो पूंजीवादी समाज है, और ये पूंजीवादी समाज अपने पूर्व के समाज के संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ है। और इन्होंने कहा यह समाज भी किसी भी प्रकार से संघर्ष से मुक्त नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्रियाशील आंतरिक विरोधों का निरूपण मार्क्स ने विशद रूप से किया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज के विध्वंस के बीज उसी समाज के अंदर पाए जाते हैं। बाहर से ऐसा कोई तत्व नहीं आता जो समाज को समाप्त करता है। जैसे विद इन द सोसाइटी यू विल फाइंड दोज एलिमेंट्स विच कॉजेज इट्स डिस्ट्रक्शन। और इसका इन्होंने अपने पूरी इस पुस्तक के अंदर अनेक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा एकाधिकार की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप पूंजी और संपत्ति उत्तरोत्तर कम से कम व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, और इस प्रक्रिया के दौरान छोटे पूंजीपतियों को पूंजीवादी वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे वे सर्वहारा वर्ग में मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया में से पूंजीपतियों की संख्या अत्यंत कम व मजदूरों की संख्या अत्यधिक अधिक हो जाती है। अगर आप लोग दैनिक अखबार पढ़ते हों और आज के आर्थिक परिवेश का यदि आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी आप एनालिसिस करते हों, तो हम आज यही देख रहे हैं। बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या कर रही हैं, छोटे छोटे पूंजीपतियों को उन्होंने समाप्त कर दिया है। जब से आपके यहाँ GST लागू हुआ है, नोटबंदी हुई है, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि छोटे छोटे जो पूंजीपति थे, पैटी बुर्जुआजी जो थे, उनके हाथ से व्यवसाय चला गया है। और व्यवसाय अब कभी केवल मल्टीनेशनल्स के हाथ में रह गया है या कॉर्पोरेट जगत के हाथ में रह गया है, जिसके अंदर हम कभी अंबानी का नाम लेते हैं, कभी हम अन्य किसी पूंजीपतियों का नाम लेते हैं। यहाँ पर हम किसी सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे। यहाँ हम कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी कितना सटीक लागू होता है उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाज के अंदर भी क्या होता है, धीरे धीरे उत्पादन के समस्त साधन पूंजीपति वर्ग के हाथ में चला जाता है। और ये जो बड़ा पूंजीपति होता है उसका उद्देश्य छोटे छोटे पूंजीपतियों के व्यवसाय के ऊपर कुठाराघात करना या उन्हें समाप्त करना होता है। और जो जिसे पैटी बुर्जुआजी कहा गया, वो पैटी बुर्जुआजी धीरे धीरे श्रमिक समूह के अंदर सम्मिलित हो जाता है, और केवल फिर समाज में दो ही समूह रह जाते हैं, एक को बुर्जुआजी कह सकते हैं और एक को हम प्रोलेटेरिएट कह सकते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है, पूंजीपतियों की संख्या कम है लेकिन उनके पास में संपत्ति बहुत अधिक है, और यहाँ पर जनसंख्या आधार पर श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है और उनके साथ में पूंजीपति भी मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर अब संख्या के अंदर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। इस व्यवस्था के दौरान मजदूरों का स्थानीय एकत्रीकरण होने लगता है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु एक छोटे से स्थान पर लाखों मजदूरों को एकत्रित करना आवश्यक हो जाता है। परस्पर संपर्क के कारण मजदूरों को सामान्य कठिनाइयों और आवश्यकताओं से परस्पर परिचय प्राप्त होने के कारण वर्ग चेतना मजबूत होती है। यहाँ पर अगर थोड़ा भी आप ध्यान दें तो मार्क्स ने क्लास कॉन्शियसनेस की बात कही है। तो इन्होंने कहा उत्पादन करने के लिए क्या होता है, उत्पादन करने के लिए अब आपको मजदूरों की आवश्यकता होती है, और उत्पादन कल कारखानों में होता है। तो उन कल कारखानों में उत्पादन करने के लिए
मजदूरों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे मजदूर जब एक ही छत के नीचे कार्य करते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आकर वो अपनी कठिनाइयों को एक दूसरे के साथ में जब शेयर करते हैं और परस्पर संपर्क में आने के कारण उनको लगता है कि हम लोगों की समस्याएं जब एक जैसी हैं और हम लोगों के वर्क कंडीशंस एक जैसे हैं तो उनके अंदर एक वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है और उस वर्ग चेतना से उनके अंदर सॉलिडारिटी या उनमें एकता उत्पन्न होती है। इस प्रणाली के दौरान अधिकाधिक व्यापक बाजार का विकास होता है। विभिन्न यातायात के साधनों द्वारा विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में फैले श्रमिक परस्पर संपर्क करने की सुविधा प्राप्त करते हैं। इन्होंने कहा इसके अलावा एक छत के नीचे ही काम करने से एकता उत्पन्न नहीं होती। इन्होंने कहा जब बड़े बड़े कल कारखानों में उत्पादन होने लगता है तो उनके कारण अब बड़े बड़े बाज़ारों की भी आवश्यकता होती है और अब बड़े बड़े बाज़ारों का जब विकास होता है तो वहाँ तक माल पहुंचाने के लिए, उत्पादित वस्तुओं को पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का विकास होता है और यातायात के साधनों के विकास के कारण एक स्थान का श्रमिक दूसरे स्थान के श्रमिकों के संपर्क में आता है और धीरे धीरे यह श्रमिकों का जो समूह है इसका आकार बढ़ता चला जाता है और इनमें वर्ग चेतना में भी बढ़ोतरी होती चली जाती है। इस प्रणाली के द्वारा समय समय पर आर्थिक संकट पैदा होता है क्योंकि मजदूर ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता होते हैं जिनको अत्यंत सीमित वेतन मिलता है जिससे वे अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। फलतः सीमित उपभोग के कारण उत्पादित वस्तुएं संग्रह होती रहती हैं और अधिक उत्पादन के कारण आर्थिक संकट पैदा होता है। कार्ल मार्क्स यहाँ एक बात बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि जो आर्थिक संकट उत्पन्न होता है उसके लिए पूंजीपति ही जिम्मेदार है। कारण क्योंकि वह अपने मुनाफे के लिए अधिक कल कारखानों में जब मशीनरी से उत्पादन कराएगा तो कम समय में अधिक उत्पादन होता है। तो अब उत्पादन की मात्रा तो बढ़ गई है लेकिन कंजम्पशन कम हो गया है। कंजम्पशन कम क्यों हो गया है? क्योंकि मानव समाज के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा श्रमिक वर्ग में आता है और चूँकि श्रमिक वर्ग के वेतन सीमित हैं तो वह अपने जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है वह उन उत्पादित वस्तुओं को खरीदने में असक्षम होता है। वो अपनी रोज़ की 3 मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर ले, रोटी कपड़ा मकान, तो वही उसके लिए पर्याप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसको मार्केट प्राप्त नहीं होता या उसका बेचान नहीं होता। परिणाम क्या है? परिणाम ये होता है कि उत्पादित वस्तुएं अब संग्रहित होने लगती हैं। अब जब उत्पादित वस्तुएं संग्रहित हो रही हैं तो क्या हुआ? आपकी लागत तो लग गई, आपकी पूंजी भी लग गई है, लेकिन आपको उसके रिटर्न्स नहीं मिल रहे। परिणाम स्वरूप समाज के अंदर आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगता है। पूंजीपति एक और तो संपत्ति विहीन लोगों की संख्या बढ़ाता रहता है और दूसरी ओर वह परिश्रम बचाने वाली मशीनों का विकास और मजदूरों की संख्या कम करता जाता है और अंत में पूंजीवाद के अंतर्गत मजदूरों का दुख, अज्ञानता और पराधीनता में होने वाली वृद्धि उनमें विद्वेष और असंतोष पनपाती है। उनसे उत्पन्न हुई वर्ग चेतना ही उनके विनाश का कारण बनती है। पूंजीवादी व्यवस्था में तीव्रतम वर्ग संघर्ष की स्थिति उनके स्वाभाविक अभिव्यक्ति क्रांति ही है और इसी के द्वारा पूंजीवाद का विनाश होता है। इसलिए पूंजीवाद की समाप्ति के बीज हमें पूंजीवाद में ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात हमें दिखाई देती है कि मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति अधिक उत्पादन करने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने लगाता है और कल कारखाने लगाने के लिए उसको श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो पहले वह संपत्ति विहीन श्रमिकों की संख्या को बढ़ाता है क्योंकि वो उनकी संपत्ति को हासिल कर लेता है, चाहे वो किसानों के खेतों को खरीद लेना या फिर उनकी किसी भी रूप में उनकी संपत्ति को खरीद लेना, उनको संपूर्णतः संपत्ति विहीन कर देता है। फिर वो अपने मजदूरों को रिप्लेस करता है, श्रमिकों को रिप्लेस करता है। रिप्लेस किससे करता है? मशीनों के द्वारा। अब जब मशीनों के द्वारा जब उत्पादन होने लगता है तो वहाँ पर मजदूरों की छटनी होने लगती है। परिणाम स्वरूप संपत्ति विहीन श्रमिक जो कार्य कर रहा था अब वो उसके पास में कार्य भी नहीं है, अब वो आर्थिक रूप से पूर्णतया असक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनकी गरीबी, इनकी अज्ञानता इनके जीवन को बहुत